दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोग समाजशास्त्र के समकालीन संदर्भों से जुड़े हुए अनेक मुद्दों पर बात कर रहे थे और उनको सामने प्रस्तुत करते हुए अनेक साक्षात्कार जो किसी एक पुस्तक के अंदर द फ्यूचर ऑफ सोशल थियरी, निकोलस गेन की जो पुस्तक है उसमें जो दिए गए हैं उन पर हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा कर रहे थे। उसमें एक साक्षात्कार बचा था जिस साक्षात्कार की बात हम आज करेंगे और उसके बाद फिर समकालीन समाजशास्त्र की दिशा क्या होनी चाहिए इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दों को सामने रखने की कोशिश करेंगे। जो आखिरी साक्षात्कार लिया गया निकोलस गेन के द्वारा वह फ्रैंकोइस वर्गीस का साक्षात्कार है और मुझे लगता है कि यह साक्षात्कार भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में भी काफी कुछ प्रभावी ढंग से मूल्यांकित किया जाना चाहिए और अनेक सामाजिक घटनाएं जो भारतीय समाज में घटित हो रही हैं उन पर यह कहीं ना कहीं एक टिप्पणी भी करता है और इसके माध्यम से हम भारतीय समाज को समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। फ्रैंकोइस वर्गीस ने मुख्य रूप से पोस्ट कॉलोनियल चैलेंज की बात की है। भाई उत्तर औपनिवेशिक चुनौतियां क्या हैं। देखिए, उत्तर औपनिवेशिक चुनौतियां हमको एक दृष्टि प्रदान करती हैं किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए, विशेष रूप से वो सामाजिक व्यवस्था जो औपनिवेशिक ताकतों के नियंत्रण में कभी रही है और उसके बाद उसने स्वतंत्रता हासिल की है। सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता हासिल करने के बाद क्या वह उपनिवेशवाद समाप्त हुआ है। हो सकता है कि भौगोलिक और क्षेत्रीय दृष्टि से वहां पर औपनिवेशिक सत्ता अब ना रही हो, लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, विचारधाराई इन संदर्भों के साथ क्या हम उपनिवेशवाद को सामाजिक व्यवस्थाओं से पृथक कर पाए हैं या वे उपनिवेशवादी व्यवस्थाएं किसी ना किसी रूप में उस समाज व्यवस्था के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को किसी ना किसी रूप में न केवल प्रभावित कर रही हैं बल्कि उनको नियंत्रित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम औपनिवेश सत्ता के साथ जुड़े हुए, औपनिवेशिक सत्ता के साथ जुड़े हुए विभिन्न पक्षों की बात करें तो सवाल ये उठता है कि किसी भी एक सामाजिक व्यवस्था के अंदर, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो डोमिनेंट फोर्सेज हैं, जो शक्तिशाली ताकतें हैं, जो शक्तिशाली समूह हैं, उन शक्तिशाली समूहों और अधीनस्थ समूहों के मध्य जिस प्रकार के संबंध हैं, क्या उन संबंधों को हम आंतरिक उपनिवेशवाद के संदर्भों के साथ में देख सकते हैं। अनेक बार आपको भी ऐसा लगता होगा जब विभिन्न देशों की आप बात करते हैं जिसमें भारतीय समाज भी शामिल है, जब हम मार्जिनलाइज सेक्शंस के मूल्यांकित करते हैं, जब हम हाशिए पर खड़ी हुई जनता का मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम लोगों के मस्तिष्क में आना कि हमने उनको दास से कर दिया है, क्योंकि उपनिवेशवाद जो अधीनस्थ समूह थे उस अधीनस्थ समूह थे तो किसी ना किसी में दासता की प्रणाली वहां पर विद्यमान थी। लेकिन क्या औपनिवेशिक सत्ता की समाप्ति के बाद जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको हम दासता की उस प्रणाली से मुक्त करवा पाए हैं। अगर वे दासता की प्रणाली से मुक्त हुए हैं तब तो हम कहेंगे कि उपनिवेशवाद का प्रभाव उनकी जीवन पद्धति से समाप्त हो गया है। अन्यथा हम ये कहेंगे कि नहीं, अगर वे
आज भी दासता की प्रणाली का अनुभव अपने सामाजिक जीवन में कर रहे हैं, तो वे कोलोनाइज्ड हैं, वे आज भी औपनिवेशिक हैं। ये बात अलग है कि पहले उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था वह समाज के प्रत्येक समूह के ऊपर था। आज उपनिवेशवाद का प्रभाव किसी भी सामाजिक व्यवस्था में अधीनस्थ समूहों के ऊपर है, और वे अधीनस्थ समूहों के साथ में औपनिवेशिक शक्ति का जो एहसास हो रहा है, वह एहसास करवाने वाले वे डोमिनेंट फोर्सेज हैं, वे शक्तिशाली समूह हैं जो उस समाज व्यवस्था की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणालियों पर अपना एक हेजीमनिक डायमेंशन बनाए हुए हैं, उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। तो क्या हम ये बात कर लें कि ये जो प्रभुत्व की स्थापना है मार्जिनलाइज सेक्शंस के ऊपर, और दूसरे रूप में अगर हम और आगे बढ़ जाएं तो हम ये कहें कि महिलाओं के ऊपर जो पुरुषों का वर्चस्व है, उस वर्चस्व की बात करें, निम्न जातियों और जनजातियों के ऊपर जो उच्च और मध्य जातियों के वर्चस्व हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ कॉरपोरेट वर्ल्ड है, उस कॉरपोरेट वर्ल्ड का इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक और फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के ऊपर जिस प्रकार का वर्चस्व है, क्या हम उस वर्चस्व की बात करें तो हमें उपनिवेशवाद के प्रभाव विभिन्न प्रकृति के संदर्भों के साथ नजर आने लगते हैं। फ्रैंकोइस वर्गीस ये कहते हैं कि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ये सीम हाशिए पर खड़े हुए जो समुदाय हैं, ये समुदाय अब नागरिक तो हो गए हैं। और हमने पहले भी बात की थी कि टी.एच. मार्शल, जो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक समाजशास्त्री भी हैं, उन्होंने कहा था कि जो नागरिकता का प्रत्यय है, वो है नागरिकता का प्रत्यय नॉन हायरार्किकल है, गैर संस्तरण मूलक है। लेकिन मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग अगर वे नागरिक हैं और इस तरह की अधीनस्थता की संस्कृति का हिस्सा हैं, उपनिवेशवाद के विभिन्न जो पक्ष हैं, उन पक्षों के आधार पर उनके अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन निर्धारित होते हैं, तो क्या हम ये कहें कि ये एक नए प्रकार की दास्ता है? और इस नए प्रकार की दास्ता का मूल्यांकन करने के लिए समाजशास्त्र को एक नए संदर्भ के साथ बात करने की जरूरत है कि क्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इन दोनों अवधारणाओं को हम किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक इनसाइडर के रूप में डेवलप होते हुए और उसको कार्य करते हुए देख सकते हैं। वर्गीस ने इस आधार पर कोलोनाइज्ड सिटीजनशिप का कंसेप्ट दिया है। वो कहते हैं कि ये औपनिवेशिक नागरिकतावाद है। औपनिवेशिक नागरिकतावाद की अवधारणा हम प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में जो पूर्व में उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं उसके अंदर देखने को मिल सकती है। और इस अवधारणा को समझने के लिए, कोलोनाइज्ड सिटीजनशिप को समझने के लिए हमें कुछ जो कंट्रोडिक्शंस हैं, उन कंट्रोडिक्शंस को देखना पड़ेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोडिक्शन है वो है एक्सक्लूजन वर्सेस इंक्लूजन। सवाल ये है कि हमने किसको अपने साथ जोड़ा है, यानी इंक्लूजन का फॉर्म है, हमने उन लोगों को अपनी संस्कृति का, अपनी कार्यप्रणाली का, अपने सामाजिक संबंधों के दायरों का, अपनी अर्थनीतियों का, उन सब का हिस्सा बनाया है। और दूसरा एक्सक्लूजन, यानी ऐसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जिनको हमने बहिष्कृत किया है, जिनका बहिष्करण हुआ है, यानी जिनको हमने आर्थिक प्रणाली के अंदर, राजनीतिक प्रणाली में
सामाजिक संबंधों में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में उस रूप में अवसर प्रदान नहीं किए हैं जिन अवसरों को इंक्लूजन के दायरे के अंदर मूल्यांकित किया जा सकता है। यानी एक तरफ एक्सक्लूजन का पार्ट है, तो क्या वो एक्सक्लूजन का पार्ट एक कोलोनाइज्ड सिटीजनशिप को स्थापित करता है? और अगर कोलोनाइज्ड सिटीजनशिप स्थापित होती है तो हम मार्शल की इस अवधारणा को कहीं चुनौती दे सकते हैं कि नागरिकता की अवधारणा नॉन हायरार्किकल है। वस्तुतः इसके अंदर उपनिवेशवाद का प्रभाव और अब तो साम्राज्यवाद का भी जो प्रभाव है, उन प्रभाव के कारण यह नागरिकता कहीं ना कहीं हायरार्किकल हो गई है। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में अनेक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अब यह कहने में संकोच नहीं करती कि उन्हें इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। उनकी अपनी जो अधिकार संरचनाएं हैं, उन अधिकार संरचनाओं पर हमें अनेक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। हाल के दिनों में अभी आपने बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं देखी होंगी जिन दुर्घटनाओं से यह कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर ऐसे कौन से समूह हैं जो मार्जिनलाइज्ड है, और मार्जिनलाइज्ड होने के कारण जो शक्तिशाली समूह हैं, वे शक्तिशाली समूह उनको एक कॉलोनियल मॉडल के अंदर ट्रीट करते हैं, उनको एक औपनिवेशिक प्रारूप के अंदर उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ हिंसक कृत्य किए जाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार की लेबलिंग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के आरोपों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में अलग थलग करने की कोशिश की जाती है। उन्हें विभिन्न स्थलों पर प्रवेश करने के संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, और यह सब उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो इस सामाजिक व्यवस्था में स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने की कोशिश में है, और उस शक्तिशाली समूह को किसी न किसी रूप में सामाजिक आर्थिक सत्ताधारियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन प्राप्त है। तो इसके संदर्भ में हमको अधिकारों की संरचना की बात करनी पड़ेगी, नागरिकता की बात करनी पड़ेगी, और स्वतंत्रता की बात भी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने एक वक्तव्य के अंदर शायद पी साईनाथ के इस आर्ग्यूमेंट को शामिल किया था कि हम लोगों ने 1947 में इंडिपेंडेंस तो ले ली, लेकिन क्या हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं? यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब है कॉलोनियल जो पावर थी, उस कॉलोनियल पावर से हमको राजनीतिक रूप से आजादी मिल गई, एक पॉलिटिकल फ्रीडम, जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमको प्राप्त हो गई। लेकिन क्या कॉलोनियल मॉडल के जो विभिन्न स्वरूप हैं, वे विभिन्न स्वरूप हमारे अपने जीवन पद्धति से समाप्त हुए हैं, या हमने उनको एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा या अपने सामाजिक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों के माध्यम से उसमें एक ऐसा बदलाव करने की कोशिश की है जिस बदलाव के आधार पर हम ये कह सकें कि अब हमारी जो कल्चर है वो भी किसी एक सीमा तक डीकोलोनाइज्ड हो गई है। तो हमें फ्रीडम और इमेंसिपेशन, स्वतंत्रता और मुक्ति, इस पक्ष को मूल्यांकित करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसको कि हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि कोलोनाइज्ड मॉडल का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यूज ऑफ फोर्स है, शक्ति का प्रयोग, और वह शक्ति कई अवसरों पर कई माध्यमों से प्रयुक्त की जाती है। मैं आपको संकेत प्रदान कर रहा हूं कि शक्ति का प्रयोग अनेक अवसरों पर अनेक माध्यमों से किया जाता है। आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अभी एग्जाम्पल्स आ रही हैं, जहां पर कि वहां पर बनाई जाने वाली जो फोर्स है वो माइग्रेशन
से जुड़ी हुई सामाजिक इकाइयों या अन्य संदर्भों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। किसी एक महिला को गोली मार दी जाती है और उसका मूल्यांकन हमको करने की आवश्यकता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या हम फ्रीडम और इमेंसिपेशन के इन पक्षों को सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर किसी ना किसी रूप में स्थापित होते हुए देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि फ्रीडम और इमेंसिपेशन का सवाल लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल भी है। तो क्या लोकतांत्रिक प्रणालियां कमजोर साबित हो रही हैं और यह लोकतांत्रिक प्रणालियों की कमजोरी कहीं ना कहीं फिर एक प्रकृति के कोलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म को सामाजिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बना रही है। अनजाने और जाने तरीके से दूसरे देश के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण को स्थापित करना, उनके ऊपर प्रतिबंधों को लगा देना, सैन्य बल का उनके साथ इस्तेमाल करना, उनकी जो स्वतंत्र राजनीतिक प्रणालियां हैं जिसमें कि किसी ना किसी प्रकार की सोवरेंटी है, उस सोवरेंटी को समाप्त करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति को खींच करके ले जाना, राष्ट्रपति की पत्नी को खींच करके ले जाना। ये सब ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिन सवालों पर हमको बात करनी चाहिए। और इसको मूल्यांकित करते हुए फिर एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या आज के दौर में हम सिटीजन्स को स्लेव बनाते चले जा रहे हैं। देयर इज ए नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्लेवरी एंड सिटीजनशिप। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूज ऑफ फोर्स है और यूज ऑफ फोर्स के आधार पर विभिन्न प्रकार के कृत्य करने के लिए, विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने के लिए किसी एक समूह को बाध्य कर दिया जाए, किसी एक देश को बाध्य कर दिया जाए, तो ये स्लेवरी का ही मॉडल है। इसलिए मैंने कहा कि हम इसको एक न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी की संज्ञा दे सकते हैं। एक बात और भी उभर करके आ रही है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए कि विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं में, जिसमें भारतीय समाज भी शामिल है, एक किस्म का रंग भेद, एक किस्म का नस्लवाद धीरे धीरे उभर करके आ रहा है। उस नस्लवाद की चर्चा नॉर्थ ईस्ट के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के साथ विभिन्न राज्यों के अंदर किए जाने वाला जो व्यवहार है, उस व्यवहार के संदर्भ में हम उसको देख सकते हैं कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार है। उनके शारीरिक हाव भाव को, उनके शरीर के कंपोजिशन को मूल्यांकित करते हुए, उस पर व्यंग करते हुए, उस पर टीका टिप्पणी करते हुए, उनके साथ विभिन्न प्रकार के जो पैथोलॉजिकल बिहेवियर हैं, जिस तरह की डिविएंस है, उसका जो इस्तेमाल हो रहा है, वह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि क्या हम इस दौर के अंदर रेसिज्म के एक नए प्रकार के उभार को देख पा रहे हैं। और अगर रेसिज्म का यह नए प्रकार का उभार है तो फिर वही बात आ जाएगी कि एक कॉलोनियल मॉडल और इंपीरियल मॉडल हमारे सामने उभर करके आ रहा है। इस संदर्भ में एक और बहस की जरूरत है जो समाज विज्ञान के बीच में, समाज विज्ञान के मध्य में शुरू की जा चुकी है कि लोकल नॉलेज वर्सेस वेस्टर्न नॉलेज, स्थानीय ज्ञान बनाम पश्चिमी ज्ञान। एक पैरामीटर आप निर्धारित कीजिए कि वेस्टर्न नॉलेज की डोमिनेंस है वह एक तरह का कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। इसको बिना किसी संदेह के स्वीकार किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, वेस्टर्न नॉलेज का डोमिनेंस अगर वो है तो वह एक तरह का इंपीरियलिज्म और एक तरह का कोलोनियलिज्म है, जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के कंटेक्स्ट में देखे जाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या जो लोकल नॉलेज सिस्टम्स हैं, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, जो क्लासिकल नॉलेज है,
जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस ट्रेडिशनल नॉलेज का डोमिनेंस, क्या वह भी एक तरह का कोलोनाइजेशन और एक तरह का इंपीरियलिज्म बन करके हमारे सामने उभर रहा है। क्योंकि नॉलेज का हमेशा एडवांसमेंट होता है, ज्ञान हमेशा एक विकासात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है, और उसमें वेस्टर्न नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज और लोकल नॉलेज, इनके बीच में इंटरफेस होने चाहिए, लैंग्वेजेस के बीच में इंटरफेस होने चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि हम एक इंक्लूसिव मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। वह इंक्लूसिव मॉडल ही सही माने में डेमोक्रेटिक मॉडल हो सकता है, जिस डेमोक्रेटिक मॉडल की बात हम लोग कर रहे थे फ्रांस की राज्य क्रांति के उपरांत, और जिसकी बात एक नए तरह के सेक्युलर मोरल ऑर्डर या रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में अगस्त कोंत ने की थी, और उसके बाद में वह कई प्रकार की प्रक्रियाएं चलती चली गई। तो हमको ये लगता है कि इस प्रकार का ये जो एक फ्रेम है, इस फ्रेम को समझने की जरूरत है। यह जो एक लोकल, इंडिजिनस और वेस्टर्न नॉलेज के बीच का इंटरफेस, या इनके बीच की अपनी इंटरडिपेंडेंस, या इनके बीच की एक डोमिनेंस, इनके बीच में एक ऑटोनॉमस फ्रेम लेकर एक दूसरे सिस्टम को किसी न किसी रूप में क्रिटिसाइज करने की कोशिश, यह अपने आप में एक एंटा नॉलेज है। और इस एंटा नॉलेज को समाज विज्ञान, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज, इन तीनों जो डिसिप्लिन हैं, ये जो तीनों नॉलेज मॉडल्स हैं, इनके अंदर एक डिक्लाइन के कॉज के रूप में देखा जा सकता है। क्या ये कहा जाए कि समाजशास्त्री एक क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल की आज भूमिका निभा सकते हैं? एक आलोचनात्मक बुद्धिजीवी के रूप में क्या वे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? इसका मुझे कभी कभी लगता है कि ये एक बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल एक समाज विज्ञान का विद्यार्थी तभी हो सकता है जब वह फिलॉसफी, लिटरेचर और आर्ट, इन तीनों के साथ में उसका अपना एक उपयुक्त प्रकार का एक फंक्शनल किस्म का संबंध हो। यानी उसका अपना एक इन्वॉल्वमेंट फिलॉसफी, लिटरेचर और आर्ट, इन तीनों के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता। देखिए, कितनी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हों, कितने भी व्यावहारिक अनुभव हों, व्यावहारिक ज्ञान को लेकर के कितने भी अध्ययन कर लिए जाएं, लेकिन उन अध्ययनों को हम तभी स्वीकार करेंगे जब उसके एक थ्योरेटिकल फ्रेम हमारे सामने आए। इसी को तो हमने पिछली बार पैरेक्सोलॉजी कहा था कि ये थॉट और एक्शन के बीच में संबंध बहुत जरूरी है किसी भी ज्ञान विधा के अपने विस्तार के लिए, और उसके एक रैशनलाइज्ड डेवलपमेंटल फ्रेम के लिए। यही बात यहाँ भी लागू हो रही है। अगर मैं दर्शन का विद्यार्थी नहीं हूं, अगर मैं ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी नहीं हूं, अगर मैं कला के विभिन्न पक्षों को नहीं जानता, तब मैं समाज को कैसे जानूंगा? क्योंकि समाज की व्याख्या दर्शन में भी हुई है, समाज की व्याख्या साहित्यकार भी करते हैं, और समाज की व्याख्या कला के विभिन्न पहलुओं के द्वारा भी की जा सकती है। तब हम समाज की एक गहरी समझ विकसित कर सकते हैं, और उस विकसित गहरी समझ के माध्यम से ही हम समाज को समझ सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी को अगर वह एक क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल बनता है, तो क्रिटिकल इंटेलेक्चुअल बनने के लिए उसे इस सभी प्रकार के संदर्भों को जानने की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि ये जो पक्ष हैं, इन पक्षों को मिशेल फोको ने कहीं ना कहीं अपने विश्लेषण में बताने की कोशिश की है। जब हम
मिशेल मिशेल फूको के मानव विज्ञान के पक्षों को देखते हैं, जब हम उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी के डायमेंशंस को देखते हैं, जब हम उनकी नॉलेज और पावर के रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर गवर्नमेंटेबिलिटी के नोशन को जानने का प्रयास करते हैं, तब हमको लगता है कि यह विश्लेषण हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम उनकी बात मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बात करें या द बर्थ ऑफ अ क्लिनिक की बात करें, तब हमको लगता है कि इन सारे अध्ययनों के अंदर हम केवल सामाजिक यथार्थ के ही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, सामाजिक विकास के मॉडल को ही नहीं समझ रहे हैं, हम मानव के मनोविज्ञान को भी समझ रहे हैं, हम उस प्रशासन तंत्र को भी समझ रहे हैं जो प्रशासन तंत्र हमको निर्देशित करता है विभिन्न प्रकार के कार्य प्रणालियों के अंदर एंटर होने के लिए। हम उस शक्ति को भी समझ रहे हैं जो प्रत्येक के पास में है, और उस शक्ति के साथ जुड़े हुए नॉलेज के विभिन्न संदर्भों को भी समझ रहे हैं। अब सवाल यह है कि मिशेल फूको के इन विचारों के आगे भी बढ़ा जाए तो नॉलेज में डोमिनेंट नॉलेज कौन सी है, पावर में डोमिनेंट पावर कौन सी है, और वो जो डोमिनेंस है वह डोमिनेंस किसके द्वारा है और किसके ऊपर है। जब हम इन पक्षों की विवेचना में जाएंगे तब हमको लगता है कि नॉलेज और पावर की कई तरह के डायमेंशंस हम समझ सकते हैं। विशेष रूप से आज जब हम पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी का हिस्सा बन गए, ये जो उत्तर सत्य समाज है, इस उत्तर सत्य समाज में समाज शास्त्र का क्या स्थान होना चाहिए, क्या उस उत्तर सत्य समाज की विभिन्न स्थापनाओं को केंद्र में रखकर समाजशास्त्र अपने कुछ पैराडिम को चेंज करे, या फिर वह उस उत्तर सत्य समाज को अपने विभिन्न मॉडल्स, पैराडिम्स और थियरी बिल्डिंग के माध्यम से चुनौती दे। ये बहुत जरूरी है हमारे सामने। पैराडॉक्स हैं कई तरह के आपके पास, जिन पैराडॉक्सेस की बात अनेक लोग कर रहे हैं। कुछ विचारकों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे जिन्होंने कि इन पैराडॉक्सेस को देखा है। जैसे क्लाइमेट चेंज का सवाल है, भाई क्लाइमेट चेंज का क्या पक्ष हमारे सामने उभर करके आ रहा है, और उस क्लाइमेट चेंज को किस तरह से तलाशने की जरूरत है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है जिस पर कि समाजशास्त्रियों का भी ध्यान व्यापक रूप में जानने की जरूरत है कि विभिन्न देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, और उस पॉपुलेशन के अनुपात में वह वर्ल्ड का कितना, जो वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं और उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, वो कितना कंज्यूम करते हैं। तो आपकी अपनी उपभोग की प्रणाली और उपभोग की प्रणाली का जनसंख्या के साथ संबंध, और कौन किस तरह का उपभोग कर रहा है, कौन उपभोग के मॉडल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। जब हम इन सब चीजों की बात करेंगे तब हम जान सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का इसके साथ में किस प्रकार का रिलेशन है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, वेल्थ इनइक्वालिटीज के सवाल हैं, कल्चरल पोलराइजेशंस के सवाल हैं, सेक्टेरियन नेशनलिज्म के सवाल हैं, वायलेंस की लेजिटिमेसी के सवाल हैं, एक्सक्लूजन के विभिन्न स्वरूप हैं। ये सब हमारे सामने अब दृश्य और अदृश्य रूप में उभर करके आने लगे हैं, और इन सब का कारण ये है कि, और इन सब का परिणाम ये है कि हम एक विभिन्न प्रकार की जो जिसको कह सकते हैं स्लेवरी के मॉडल, सबऑर्डिनेशंस के मॉडल, उसमें आ गए हैं। और कहीं ना कहीं ये सबऑर्डिनेशन के मॉडल्स, स्लेवरी के मॉडल्स, इंपीरियलिज्म का मॉडल, ये सब डेमोक्रेसी के डिक्लाइन की तरफ हमको ले जा रहा है, सेकुलरिज्म के डिक्लाइन की तरफ ले जा रहा है। इन सब का विश्लेषण करने की हमें समाजशास्त्र के अंदर आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं हम उसमें इन पक्षों पर विभिन्न समाजशास्त्रियों की निगाह के साथ विस्तार से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।